हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल एंड वेलकम बैक टू द आरंभ बैच। मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज के लेक्चर में आप लोगों को फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं ताकि जब हम लोग इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करें। यूजुअली क्या होती है कि ये जनरल बातें होती है, तो चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था एंड आई हैव टॉट यू कि मेरे प्यारे प्यारे बकूड़ों सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। इनफैक्ट इसके लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स भी पढ़े थे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे। मैंने आपको कुछ पॉइंट सिखाए थे। नॉन ज़ीरो डिजिट्स कहाँ लगनी चाहिए, डेसिमल के पहले होगी तो क्या मानेंगे ज़ीरो को, डेसिमल के बाद में क्या मानेंगे, अगर कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू है जैसे मेरे पास में बैग्स हैं तो उसमें कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम गाइज एज यू ऑल नो, जैसे अभी मैंने अनअकैडमी पे ज्वाइन किया है एंड अनअकैडमी पर अभी मेरे 2 नए और बड़े इंपॉर्टेंट बैचेस आ रहे हैं। खैर वो बैचेस वैसे तो NTSC ओलंपियाड फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी जो बच्चा 8, 9 और 10th में है उसके लिए है। लेकिन वो जो बैच है जिसमें एक बैच का नाम है उस बैच का नाम है निर्माण। उस बैच के अंदर मैं एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एट अ वेरी हाई लेवल, यानी जेई और नीट लेवल। सो इन केस इफ़ यू वांट टू एनरोल, आप एनरोल कर सकते हो। दोनों बैचेस की कंप्लीट डिटेल, दोनों बैचेस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मैंने मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई 8, 9, 10th का कोई बच्चा है और वो डिज़र्व करता है और उन्हें मैं क्योंकि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप उनको अनअकैडमी का बोल सकते हो। अदरवाइज़ हम तो यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों को एक पॉइंट सीखना था, दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, तो हम आज का लेक्चर यहीं से उठाते हैं। नाउ गाइस, इमेजिन करो आप लोगों को एक सिग्निफिकेंट फिगर दे रखा है 15.285। एक सिग्निफिकेंट फिगर आपको दे रखा है 7.12 और एक सिग्निफिकेंट आपको फिगर दे रखा है 5.0। अब आपको बोला गया इसका एडिशन करो, तो आपको इसका एडिशन कैसे करना पड़ेगा। आप लिखेंगे 15.285, फिर आप लिखेंगे 7.12, फिर आप लिखेंगे 5.0 और आप इसका एडिशन कर देंगे। आप बोलेंगे यहाँ पर 0 होगा, 0 0, तो यहाँ पर 5 उतर आया। 8 + 2 10, 10 + 0 नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 8 + 2 10, 0 1 कैरी ओवर, 2 + 1 3, 3 + 1 4, पॉइंट 5 5 10 + 7 17 एंड 1। तो मान लो आपका ये आंसर आया। मान लो, अब आप इसको एक बार और प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करें। लेट्स से आपका आंसर आया। नाउ इज दिस द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट एन एडिशनल साइंटिफिक फिगर। मतलब आपने एक साइंटिफिक फिगर लिया, और आपने उसको इस प्रकार से लिख दिया, तो क्या ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का? जी नहीं। यहां पर आप लोग एक स्टार बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, दैट द फाइनल आंसर या दैट द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एडिशन और सब्ट्रैक्शन of significant figure should have digits after decimal, as the significant figure which have least number of digit after decimal। मतलब आपके जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है जिनका आप एडिशन कर रहे हो, इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप देखो और इन तीनों सिग्निफिकेंट फिगर में देखो कि डेसिमल के बाद में कौन से साइंटिफिक फिगर में सबसे कम डिजिट है। तो आपको दिखेगा कि ये वाले
सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल के बाद में सबसे कम डिजिट है, दैट इज एक डिजिट और वो भी 0। तो आपका जो रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट ऐसे ना मेंशन होते हुए आपका रिजल्ट मेंशन होगा 27.4। दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट, दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट। यही चीज आपको सब्ट्रैक्शन में भी करनी है, यही चीज आपको सब्ट्रैक्शन में भी करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दे दिया, लेट्स से आपके पास में वैल्यू है 15.285, आपको इसमें से लेट्स से सब्ट्रैक्ट करना है 7.20, ये आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, आप यहाँ पे मान लोगे कि तो 0 तो 5 का 5 उतर आएगा, 8 का 8 उतर आएगा, 2 में से 2 चले आएंगे तो 0 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 8, तो आपका आंसर आएगा 8.085। ये आपका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ गया। अब आप देखोगे कि आपके पास में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें इसके डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है और इसके डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, दोनों सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के बाद का 0 काउंट होता है। तो आपका फाइनल आंसर कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, डेसिमल के बाद में इसके पास में लिमिटेड 2 डिजिट है तो आपका आंसर आएगा 0.08। दिस इज हाउ यू शुड रिप्रेजेंट। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में यही चीज़ होती है। इनफैक्ट सेम चीज़ आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होती है। सेम चीज़, एग्जैक्टली सेम चीज़ आपके डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। सो लेट्स से हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दैट हाउ वी कैन सॉल्व डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लो मैं एक बुक में से एग्जाम्पल उठाता हूँ जो बुक में दे रखा है। तो चलो 4.5 इंटू 2.15, ठीक है। आपको एक दे रखा है 4.5 इंटू 2.15। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, करो भैया मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आएगा, मैं एग्जैक्ट आंसर निकाल लेता हूँ। वैसे 9.675 मेरे हिसाब से 9.675 के आसपास कुछ आना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, बट ठीक है एक बार हम लोग एग्जैक्टली वैल्यू निकालें ताकि बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 4.5 इंटू 2. यस 9.675, आंसर क्या आया 9.675। दिस इज योर आंसर। अब वही रूल लगाना है आपको जो मैंने थोड़ी देर पहले लगाया, दैट द सिग्निफिकेंट फिगर्स undergoing मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसको आपको ऑब्जर्व करना है और उसको ऑब्जर्व करने का आपको देखना है कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर में लीस्ट डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद में किसके पास में लीस्ट डिजिट है, बस उतने ही डिजिट, सेम नंबर ऑफ डिजिट आपको आपके रिजल्ट में लिखनी है। सेम नंबर ऑफ डिजिट्स should be placed after decimal in results। तो अब हमारा रिजल्ट है 9.675। तो क्या ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का, नहीं। आप देखो ये वाला साइंटिफिक फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4.5 दे रखा है, डेसिमल के बाद में एक ही रिजल्ट है, तो आपका एक्चुअल आंसर होना चाहिए 9.6। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, वेरी इजी। चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं। 69.7 को ये 4.576, 69.7 को ये डिवाइड कर रहा है 4.576। अरे वाह, हाँ 576। तो चलो क्या रिजल्ट आ रहा होगा, सीधे कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं टाइम को वेस्ट करे बिना। तो 69.7 को डिवाइड करते हैं 4.567 से, 15.2616, 15.2616, आंसर आया 15.261656। दिस इज योर आंसर। अब मुझे बताओ क्या ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का, नहीं। कैसे रिप्रेजेंट करें, देख लेते हैं उन साइंटिफिक फिगर्स को जो डिवीजन में गए, उसमें से कौन सा साइंटिफिक फिगर के पास में लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल। इसके बाद 1 है, इसके बाद 3 है, तो हमको कौन सा यूज करना है, 1 वाला।
तो हम लोग हमारे रिजल्ट को भी कैसा लिखेंगे 15.2, बस काम खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई। आई गेस आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आप लोगों को ये चीज़ क्यों कराई, क्योंकि कई बार जेई और नीट में आप लोगों को ऑप्शंस में घुमा दिया जाता है, सिमिलर टाइप के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं 15.2, 15.26, 15.261, 15.2616। अब आप सोचने बैठोगे कि अबे यार ये कौन सा क्लिक करूं, तो आप बोलोगे जो एग्जैक्ट आ रहा है 15.2616 वो लगा देता हूं, नहीं, लेकिन 15.2 आंसर आएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल एनालिसिस? मेरे प्यारे बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है जब आप एक यूनिट पर काम कर रहे हो और आपको उस यूनिट को किसी और यूनिट में कन्वर्ट करना हो। जैसे मान लो मैं घर बना रहा हूँ और मेरे घर में एक दीवार बनाई, जो कि मेरे मजदूर ने मुझे बोला कि साहब ये दीवार 15 फीट चौड़ी है। तो मैंने ठीक है, मेरे घर की दीवार 15 फीट चौड़ी है। फिर इसने यहाँ पर इसको ऐसी बनाई, इसने बोला साहब ये भी 15 फीट चौड़ी है। तो मेरा जो रूम है वो 15 बाय 15 का बन गया। तो मेरा जो रूम है वो 15 बाय 15 का शानदार एक रूम बन गया। लेकिन अब इसमें कौन आया? इसमें आया टेबल बनाने वाला। तो टेबल बनाने वाला इसको फीट में कभी काम नहीं करेगा, टेबल बनाने वाला इसमें इंच में काम करेगा। इंच में वो बोलेगा कि मैं आपके लिए इस रूम में टेबल बनाऊंगा जो कि कुछ इस प्रकार मिलेगी, और वो टेबल 5 इंच बाय 20 इंच की होगी। अब मैं समझने बैठूंगा कि अबे यार अगर ये 5 बाय 20 इंच की टेबल बनाएगा या जो भी एक चीज़ बनाएगा, एक फर्नीचर बनाएगा, या चलो 5 नहीं इसको 15 कर लेते, 15 बाय 20 इंच का एक फर्नीचर बनाएगा, तो मेरे रूम में कितनी स्पेस खाएगा? क्योंकि मेरे को तो मालूम मेरा रूम 15 बाय 15 फीट का है। तो इस प्रकार की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। किसका इस्तेमाल करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस का। तो व्हाई इट इज यूज्ड? इट इज बेसिकली यूज्ड टू इंटर कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर। एक प्रकार की यूनिट को दूसरे प्रकार की यूनिट में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को डायमेंशनल एनालिसिस बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं आप लोगों को फैक्टर लेबल मेथड, कौन सी मेथड? फैक्टर लेबल मेथड सिखाने जा रहा हूं। फैक्टर लेबल मेथड, पहले यहां तक आप देख लो, ये मेरी डेफिनेशन है। हमेशा ध्यान रखना किताबों में आप लोगों को कुछ अलग प्रकार की डेफिनेशन दी जा सकती है, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप ये वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्टर लेबल मेथड, दूसरा नाम भी इसका लिख ही लो यार, क्योंकि शायद एनसीईआरटी में यूनिट लेबल मेथड दे रखा होगा, यूनिट फैक्टर मेथड। तो ठीक है, दोनों में से जो भी आपका इस्तेमाल करना हो, आप तो मेथड पर ध्यान दो। अब एक बात समझना, जैसे मान लो मुझे पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, या अगर मुझे मालूम है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, या मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों बात को? या मुझे पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। मुझे पता है 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो ये आपको कुछ बेसिक बातें पता है। तो फैक्टर लेबल मेथड क्या बोलता है कि अब अगर आपको किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना हो तो आप इन चीज़ों को कैसे नोट करोगे? तो फैक्टर लेबल मेथड के हिसाब से आप इसे ऐसा लिखेंगे कि 1 kg बाय 1000 ग्राम, एक तरीका इसको लिखने का ये हो गया। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1000 ग्राम बाय 1 kg। लिखने का तरीका ये है,
जब भी आप फैक्टर लेवल मेथड का इस्तेमाल करोगे तो लिखने का तरीका ये है, अगर आप 1 मीटर क्यूब लिखना चाहते तो 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000 लीटर लिख लीजिए, या आप 1000 लीटर बाय 1 मीटर क्यूब लिख लीजिए। अब सर ये तरीका आपने बता तो दिया, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें, तो मैं एप्लीकेशन भी सिखा रहा हूँ, लेकिन फैक्टर लेवल मेथड का आपको समझ में आया। मतलब 1 किलो में अगर 1000 ग्राम है तो मैं 1 बाय 1000 ग्राम भी लिख सकता हूँ और 1000 ग्राम बाय 1 किलो भी लिख सकता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स लेकर। तो चलो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल अपनी किताब का ही करवाता हूँ। ये बोल रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है 6 इंच को सेंटीमीटर में। यू हैव टू कन्वर्ट 6 इंच इंटू डैश सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो तुम्हारा इंच होता है दैट इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपको इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अब आपको यूनिट फैक्टर मेथड से इसको लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप 1 इंच ऊपर लिखो और 2.54 सेंटीमीटर नीचे लिखो, या तो आप 2.54 सेंटीमीटर ऊपर लिखो और 1 इंच नीचे लिखो। अब यहां पर आपको सवाल देखना पड़ेगा, आप चाहते हो इंच सेंटीमीटर में बदल जाए, मतलब इंच कट जाए और उसकी जगह सेंटीमीटर आ जाए। तो इसीलिए मुझे ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। कैसे, देखो मैं यहां लिखूंगा 6 इंच और इस 6 इंच को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.54 सेंटीमीटर से और इसके डिवीजन में 1 इंच लिखा हुआ है। अब इसको करने से फायदा क्या हुआ, इंच से इंच कट गया। मतलब मुझे क्या करना है, अगर इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इंच को काटना पड़ेगा, और अगर इंच को काटना पड़ेगा तो मेरे को वो वाली यहाँ से ट्रिक उठानी है, वो वाला मुझे यहाँ से फैक्टर उठाना है जिसमें इंच डिवीजन में हो, ताकि ऊपर वाला नीचे वाले से कट जाए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, तो 15.24 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो ये आपका तरीका होता है, दिस इज योर तरीका। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेबल मेथड। अच्छा, इसमें और एक एग्जाम्पल करना है क्या? चलो अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, 5 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। कर सकते हैं क्या 5 लीटर को मीटर क्यूब में? 5 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कहाँ गया हमारा ये रहा। चलो करे कन्वर्ट, ग्रेट। आओ एक एक करके लगाना शुरू करते हैं, कैसे होगा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5 लीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। अब देखो इसको करेंगे कैसे भाई, मैं ये बात जानता हूं कि 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 1000 ml, और मैं ये भी जानता हूं कि 1 ml यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं? जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं ये भी जानता हूं कि 1 मीटर क्यूब मतलब 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। बस अब आपको इसको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करोगे, देखो 5 लीटर तो मैंने लिखा 5 लीटर मल्टीप्लाई बाय, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लीटर को कट करना पड़ेगा। तो लीटर को कट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब वाला ऑप्शन। तो मैं लिखूंगा इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 लीटर, क्योंकि मैं जानता हूं 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, मल्टीप्लाई बाय। अब मुझे सेंटीमीटर क्यूब भी काटना है ताकि मेरा फाइनल आंसर मीटर में आ जाए, तो ये वाली ट्रिक उठाऊंगा मैं जानता हूं कि 1 मीटर क्यूब में 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो देखो पहले लीटर से लीटर ठुचुक हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब ठुचुक हो गया, तो ये हो गया 5 × 1000, 5000 मीटर क्यूब, है ना, 5000 मीटर क्यूब।
और इसको हमने को डिवाइड करना है 10 टू द पावर 6 से। तो अब ये कैसे कटेगा, मैं इसको ऐसा लिख दूँ 5 इंटू 10 टू द पावर 3 और इसको ऊपर ले जाऊँ तो हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये कट के हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखो इस प्रकार सॉल्व करना पड़ा हमको, है ना, हमको इस प्रकार सॉल्व करना पड़ा, बिल्कुल सही जवाब आया। अच्छा एक सवाल और क्या दे रखा है ये, इसको 4 दिन को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। चलो एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। आपको 4 दिन को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, 4 डेज इंटू सेकेंड्स। बड़ा अच्छा सवाल है, 4 डेज को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। वैसे आपके पास में और भी इजी मेथड है, पर ठीक है, हम जानते हैं एक दिन में 60 मिनट होते हैं, नहीं एक दिन में पहले 24 घंटे से शुरू करना पड़ेगा, 24 आवर होते हैं, फिर 24 आवर में यानी एक आवर में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये तुम्हारा पूरा कन्वर्जन है। तो चलो शुरू करते हैं। 4 डेज, पहले मुझे दिन को काटना है, तो दिन को काटने के लिए मुझे आवर ऊपर लिखना पड़ेंगे 24 आवर और 1 डे नीचे लिखना पड़ेगा। फिर मुझे आवर काटने हैं तो मुझे 60 मिनट ऊपर लिखना पड़ेगा और 1 आवर नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं। फिर मुझे मिनट भी काटना है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो मुझे 1 मिनट को नीचे लिखना पड़ेगा। समझ गए बात को, यानी एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो देखो इस टेक्निक से डे कट गया, आवर से आवर कट गया, मिनट से मिनट कट गया, अब सिर्फ क्या बचा, सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये आपका जवाब आ गया, जो भी आपका जवाब है आप लिख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको कुछ डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह टाइप के क्वेश्चंस भी करने पड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अब गाइस आज मैं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका बेसिक ख़त्म हो गया, बेसिक यानी कि 8, 9, 10 लेवल तक जो भी आपने मैथमेटिक्स में थोड़ी बहुत जो चीज़ें पढ़ी हों वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब हम लोग गाइस अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिस पर की सवाल बनना शुरू होते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसेक लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट। अब हम लोग डिटेल में जाना शुरू करेंगे, अब हम लोग गहराई में उतरना चालू करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने DPP मेंशन किया हुआ है, आई हैव गिवन द DPP इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसके अंदर आप लोगों को इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, भले ही वो डायमेंशनल एनालिसिस के हों या इसके पहले मैंने जो सिग्निफिकेंट फिगर या साइंटिफिक नंबर जो आपको सिखाए थे, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, जो भी चीज़ उसका एक DPP मैंने मेंशन कर रखा है। डू सॉल्व दोज क्वेश्चंस ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस बन जाए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आगे की बात अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू मेरे प्यारे बच्चे।